आज का हमारा टॉपिक है लिटरेरी थीरीज। लिटरेरी थीरी को कल्चरल थीरी भी कहते हैं और क्रिटिकल थीरी भी कहते हैं। किसी भी पोइम, ड्रामा या नोवेल को पढ़ना लिटरेरी थीरी नहीं होता। एंड इट्स नॉट अबाउट द मीनिंग ऑफ एनी लिटरेरी वर्क, बट इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट लिटरेचर कैन मीन। इसमें हम किसी भी लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि राइटर ने क्यों लिखा, इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी क्या थीम्स हैं और राइटर ने ऐसी कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उस सेम वर्क को कोई क्रिटिक, ग्रेट क्रिटिक जैसे टी.एस. एलियट या मैथ्यू आर्नेट भी सेम ही वर्क को पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारी इंटरप्रिटेशन सेम होगी उनसे? जो हमें मतलब समझ आया क्या वही उनको समझ आया होगा? नहीं, हम सबके पर्सपेक्टिव अलग होंगे। हो सकता है कि हम फोकस करें उसके थीम्स पे, आइडिया पे, जबकि जो ये क्रिटिक्स हैं ये इससे भी बियॉन्ड बात करें। ऐसे ही हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी वर्क को भी डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है। ऐसे ही लिटरेरी थीरीज के अंदर हम किसी भी चीज़ में, किसी भी वर्क में एक स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढ सकते हैं और उसको एक स्पेसिफिक वे में पढ़ सकते हैं। इतने ज़्यादा राइटर्स थे, क्रिटिक्स थे, जिन्होंने डिफरेंट अपनी थीरीज़ दी हैं। ऐसे कोई क्रिटिक कहता है कि हमें ज़्यादा टेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए, तो कोई क्रिटिक कहता है कि हमें ऑथर पे फोकस करना चाहिए, उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक ऑथर की जो ज़िंदगी है वो उसके वर्क पे बहुत ज़्यादा असर करती है। और ऐसे ही कोई कहता है कि हमें जो वर्क जिस दौर में लिखा गया है उस दौर को भी पढ़ना चाहिए, उस हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो जो माहौल, वो जो इन्वायरमेंट था वो भी लिटरेचर पर असर डालता है। और कुछ राइटर ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऑथर और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना चाहिए, हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए टेक्स्ट पे, लिटरेरी डिवाइसेस पे, स्ट्रक्चर पे और लैंग्वेज पे। लिटरेरी थ्योरी वैसे तो बहुत पुराना है। 20वीं सेंचुरी से पहले भी अरिस्टोटल, प्लेटो सब ने अपनी एक एक थ्योरी दी किसी भी लिटरेचर को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर प्रोफेशनली कहें तो 20वीं सेंचुरी से शुरू हुआ। 20वीं सेंचुरी में भी इतनी कॉमन नहीं हुई थी ये। पहले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसको एज अ सब्जेक्ट रखा जाता था, लेकिन उसके बाद ये आम हो गया। वैसे तो बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ स्पेसिफिक आज हम डिस्कस भी करेंगे एज एन एग्जांपल, जिनमें न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, ये सब शामिल हैं। जब कोई एक राइटर या एक क्रिटिक अपनी थ्योरी देता था किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ने के लिए और जो दूसरा उससे सेटिस्फाइड नहीं होता था तो वो अपनी एक और थ्योरी पेश कर देता था। और ये सारी कहानी शुरू होती है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म से, जिसमें हम फोकस करते हैं कि एक जो राइटर है उसकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस, उसके व्यूज़, उसके बिलीव्स किसी भी लिटरेरी वर्क पर किस तरह असर करते हैं। एक जो राइटर होता है वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को ही अपने लिटरेरी वर्क में लिखता है। हम किसी भी राइटर का वर्क अगर पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसी की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डिकन ग्रेट नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने एक नॉवल लिखा था हार्ड टाइम्स। उसमें वो दिखाते हैं जो चाइल्ड लेबर होती है उसके बारे में। वो क्यों? क्योंकि जो उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस है, उन्होंने एज अ चाइल्ड लेबर काम किया है, तो हम उनके वर्क्स में भी देखते हैं कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हैं। ऐसे ही जो पुराने क्रिटिक्स और रीडर्स थे वो ये समझते थे कि हमें किसी भी राइटर के वर्क को पढ़ने से पहले उस राइटर को पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जो ऑफिशियली आती है न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म की थ्योरी। फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म 1920 से 1950s तक रहा है। ये लोग मेनली फोकस करते थे टेक्स्ट के ऊपर, उसकी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर। इनका मानना था कि हमें ऑथर की इंटेंशन को, उसके जो इरा है, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, ना ऑथर की लाइफ पे फोकस करना चाहिए और ना इस पे कि वो किस दौर में वर्क लिखा गया है। हमें सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए कि टेक्स्ट को क्लोज रीडिंग करनी चाहिए, डीपली एनालिसिस करना चाहिए। राइटर अपनी राइटिंग के अंदर बहुत से ऐसे अल्फाज या ऐसे आइडियाज़ देता है जो हमें एक बार पढ़ने से समझ नहीं आते हैं, या इसमें हमें क्लोज रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। हिडन आइडियाज़ हैं, हिडन मीनिंग है, उनको फाइंड करना चाहिए। ये लोग बाकी टेक्स्ट के अलावा और सब चीज़ों को इग्नोर करते थे। इनका मानना था कि एक रीडर को सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए। इस क्रिटिसिज्म के जो फिगर्स हैं, फेमस फिगर्स हैं, वो कौन है? क्लिंथ ब्रोक्स, जॉन क्रोव रैंसम।
उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। 1950 से 1960s तक रही। इसकी जो शुरुआत थी वो बहुत बड़े और ग्रेट लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी सोशोर ने की, और इन लोगों का मानना था कि किसी भी स्टोरी या किसी भी लिटरेरी वर्क या किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग लैंग्वेज पे फोकस करते थे कि किस तरह जो राइटर है वो पावरफुल वर्ड्स यूज़ करता है और किस तरह वो लैंग्वेज को यूज़ करके एक लिटरेरी वर्क बनाता है। और इसमें हम क्लोड लेवी स्ट्रॉस एंड रोलैंड बार्थ्स को देखते हैं, जिन्होंने काफ़ी काम किया स्ट्रक्चरलिज्म पे। स्ट्रक्चरलिज्म हमें ये भी दिखाता है कि किस तरह जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं वक्त के साथ। जैसे एक वर्ड फेयर है, वो शेक्सपियर के दौर में किसी भी चीज़ को खूबसूरत बताने के लिए यूज़ किया जाता था। अब हम इस वर्ड का यूज़ किसी को गोरा बताने के लिए करते हैं। ऐसे ही मार्क्सिज्म की बात करेंगे हम। मार्क्सिस्ट जो थे वो फोकस करते थे सोशल क्लास पे, आइडियोलॉजी पे और पावर पे, क्लास स्ट्रगल पे फोकस करते थे। फेमस जो फिगर्स थे इनके वो कार्ल मार्क्स थे। ऐसे ही साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म जो है वो इंसान की कॉन्शियसनेस पे, इंसान की साइकोलॉजी पे, उसकी डिज़ायर्स पे फोकस करता है। और ये किससे इन्फ्लुएंस हुई थी? जो फ्रॉइड की थ्योरी थी इड, ईगो और सुपर ईगो की, इडिपस कम्प्लेक्स की, तो उनसे ये इन्फ्लुएंस हुई थी। ये किसी भी कैरेक्टर की साइकी पे फोकस करता है, उसके ड्रीम्स पे। और अगर हम फेमिनिज़म की बात करें तो फेमिनिज़म में हम देखते हैं जेंडर को, किस तरह एक लिटरेरी वर्क के अंदर जेंडर को रिप्रेजेंट किया गया है। जूडिथ बटलर ने इसमें बहुत ज़्यादा काम भी किया है। और अगर हम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को देखें तो इसमें हम इस पे फोकस करते हैं कि जो राइटर ने वर्क लिख दिया है उस पे एक रीडर का क्या रिस्पॉन्स था, रीडर ने उसको क्या मीनिंग समझा है। ठीक है, एक हर रीडर भी उसके भी अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग थिंकिंग होती है, तो जो रीडर ने किस तरह उस वर्क की इंटरप्रिटेशन की है इस पे हम फोकस करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके करैक्टरिस्टिक्स लिटरेरी थीरीज़ के देख लें तो उसमें सबसे पहले आएगी डिकोडिंग स्टोरीज़, यानी कि जब हम कोई स्टोरी देखते हैं तो उसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है, अगर हम उसका मीनिंग देखेंगे तो हमारे लिए सिर्फ एक वो वर्ड से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब हम लिटरेरी थीरी के ज़रिए या डिफरेंट टूल्स के ज़रिए किसी भी वर्क को इंटरप्रेट करते हैं तो हर इंसान का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, हर जो इंसान है वो अपने जहन के मुताबिक, अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक उसे इंटरप्रेट करता है उस वर्क को। किसी भी लिटरेरी वर्क से हम टाइम ट्रैवलिंग कर लेते हैं। जिस दौर में वो वर्क लिखा गया है हमें राइटर अपनी राइटिंग में कुछ क्लूज दे देता है जिससे हमें पता चल जाता है किस दौर में लिखा गया है और उस दौर में क्या चीज़ें थी। जो लिटरेरी थीरीज़ है वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो ऑथर है उसकी क्या इंटेंशन है। एक्सेस मिल जाता है ऑथर के माइंड को पढ़ने का, उसकी थिंकिंग को पढ़ने का, और उसके लिटरेरी वर्क से हम कनेक्ट हो जाते हैं हिस्ट्री से। जिस दौर में वो वर्क लिखा गया है हम उस दौर से कनेक्ट करते हैं। जैसे हम जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ें तो हमें विक्टोरियन एज की जो पेट्रार्कल सोसाइटी है उसके बारे में पता चल जाता है। और अगर हम चार्ल्स डिकन की हार्ड टाइम पढ़ें तो हमें क्लास स्ट्रगल के बारे में पता चल जाएगा विक्टोरियन एज की। जो लिटरेरी थीरीज़ में हम ये भी देखते हैं कि जो एक राइटर है वो कैसे मैजिकल लैंग्वेज का यूज़ करता है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अब हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई लिटरेरी थीरीज़ ऑन एनी लिटरेरी वर्क। तो सबसे पहले जब एक इंसान या एक रीडर किसी भी स्टोरी का पेज ओपन करता है तो वो अपने आप को एक डिटेक्टिव फील करे। उस लिटरेरी वर्क में जो छुपे क्लूज़ हैं, सिंबल्स हैं, थीम्स हैं, मीनिंग है, उनको ढूंढे और उनको समझे, एक स्टोरी को समझे, उस टेक्स्ट को डीप एनालिसिस करे और उस लिटरेरी वर्क को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, डिफरेंट एंगल से देखें। जब हम कोई भी लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए हु इज़ स्पीकिंग एंड फ्रॉम व्हाट पोजीशन एंड हाउ डू लैंग्वेज, पावर एंड आइडियोलॉजी शेप्स द स्टोरी। इसमें हम एक ऑथर और टेक्स्ट का रिलेशन देखते हैं। लिटरेरी थ्योरी के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने कर ली हैं। अब आगे इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे।